नमस्कारम। तो अभी हम हैं मैसूर जंक्शन पर और आज हमारी कर्म यात्रा को लगभग 86 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक हमने 4 स्टेट्स कवर कर लिए हैं और 30+ सिटीज़, जिसमें से 25+ ट्रेन्स। बसों की तो आई डोंट नो कितनी हो चुकी होंगी, बसों की कोई गिनती नहीं है। यस, 85 डेज़ कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता, जो कि मेरी फर्स्ट कविता है। पहली पोइट्री मैंने लिखी थी और ये पोइट्री कुछ इस तरह से है। अनाउंसमेंट के बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ, क्या तमाशा है जो चल रहा है यहाँ, दिल कभी यहाँ तो मन कभी वहाँ, दर्शक हूँ यहाँ या हूँ एक कलाकार, मन की मेरी बातें ये सवाल कुछ अजीब से उठाती है। कौन हूँ मैं और जाना कहाँ है, इस रहस्य को पल पल ही उलझाते हैं। तो खुद से मिलने की राह में कभी कभी खुद को मैं खो जाता हूँ। किस पथ में चल दिया हूँ सोच के यहाँ डर जाता हूँ। तो जितना प्रयास होगा अब उतना ही मिलता जाएगा। क्या तमाशा है जो चल रहा है तो बखुद पता चल जाएगा। वाव। तो ये है एक सीकर की व्यथा और किस तरह से उसको कर्म करते जाना चाहिए और जो मिलना होगा वो मिल जाएगा उसको। जिस तरह से उसको अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य तक पहुंचना होगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साधना और कर्म हमेशा चलता रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कारम गाइस। नमस्कारम। मैं हूँ विशुद्धि। मेरा नाम है राहुल और इस वक्त हम हैं चामुंडे हिल्स, सदगुरु स्पॉट पे, जहाँ पर सदगुरु को वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ था। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 1 एट मैसूर एंड अभी हम जा रहे हैं चामुंडे हिल्स। सो मिलते हैं आपसे वहाँ पर। और अभी हम आए हैं मैसूर सेंट्रल बस स्टैंड पर। तो यार आप किसी भी मीडियम से यहाँ जा सकते हैं, बस प्लेन को छोड़ करके। हमने यहाँ से जाने के लिए बस ली है, जिसका किराया हम दोनों का लगभग 30 रुपये पड़ा है। फाइनली हम चामुंडी हिल के KSRTC बस स्टैंड पर आ चुके हैं। बस स्टैंड के बाहर आप चौक पर आएंगे तो आपको महिषासुर का स्टैचू देखने को मिलेगा। यहाँ से 50 मीटर आगे चल के आपको जाना है चामुंडी हिल स्टेप्स की तरफ। तो नेचर का मजा लेते हुए आपको पहुँचना है नंदी टेम्पल, जहाँ आपको स्टोन से बना हुआ नंदी का बहुत बड़ा स्टैचू देखने को मिलेगा। तो ये नंदी टेम्पल है, आप देख सकते हैं, वेरी बिग नंदी। और सदगुरु स्पॉट जाने के लिए आपको यहाँ से ऐसे जाना होगा। आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, इसके बाद लगभग आपको 800 मीटर तक चलना होगा। सो ये हम पहुँच चुके हैं सदगुरु स्पॉट के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ईशा का सिंबल, ट्रायंगल भी बना हुआ है। यहाँ से ऊपर की तरफ को जा कर के सदगुरु का स्पॉट मिलेगा। तो चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है चढ़ने के लिए, तो आपको बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं यहाँ से सिटी का व्यू। एंड ये है वो जगह पेड़ एंड ये है वो जगह सतगुरु स्पॉट। तो 1982 आफ्टरनून का टाइम सतगुरु यहाँ पर आकर बैठे 23 सितंबर को। एंड उसके बाद उनको कुछ ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ जिन्होंने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उनको उस एक्सपीरियंस के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि उनमें और उनके आसपास की चीज़ों में कोई अंतर नहीं है। तो यस, यही है वो चामुंडी हिल की वो रॉक जहाँ पर सतगुरु को वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ। आप देख सकते हैं बहुत ही शांत, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। नीचे से यहाँ से पूरा व्यू दिखता है मैसूर का। This was a little 25 years ago. There's a little hill just outside the city. This is known as a Chamundi Hill. This is a hill that I've known very well right from my childhood. I've trekked here, I've camped here, I've spent days and nights on this hill. So I had a little break, so I just drove up Chamundi Hill. That afternoon I just went and sat there. Till that moment in my life, this was me, that was somebody else. I just sat there, my eyes were still open. Suddenly I did not know which is this and which is that. What is this was all over the place. What I considered as myself was simply everywhere. The very rock on which I was sitting, the air that I breathed, the atmosphere around me, everything was this. I thought this lasted for 5–10 minutes, but when I came back to my normal senses, my eyes were open, I am fully conscious. I sat there around 3 o'clock in the afternoon. It was 7:30, 4.5 hours had passed by. अभी हमने यहाँ पर अपनी साधना शांभवी ख़त्म की है। यहाँ पर ध्यान करके ही एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है। तो अगर आप मैसूर आएँ और चामुंडी हिल आएँ तो ज़रूर सतगुरु का जो स्पॉट है उसको विज़िट करिएगा, बहुत अच्छी जगह है। तो शाम हो चुकी है और यहाँ से जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले एक महत्वपूर्ण काम है जो बाकी रह गया है। तो ये साइन जो था ईशा लोगों का वो फेड हो चुका था, तो मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर करके बना दिया है। तो आने वाले लोगों को कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। तो चलिए, सूर्यास्त होने के साथ साथ हम भी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वो आपको हमारी फर्स्ट व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने सतगुरु स्पॉट विजिट किया है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार एवरीवन, अभी हम दोनों हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से हम अभी जाने वाले हैं कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जाने के लिए सबसे पहले हमने पार्क स्टेशन से टिकट लिए हैं। तो एक टिकट आपको पड़ेगा 25 रुपये का, तो 2 टिकट्स हमने लिए हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग। सो अभी हम आ चुके हैं पार्क टाउन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और यहाँ पर हमको ट्रेन मिलने वाली है कांचीपुरम तक जाने के लिए। सिटिंग विद द स्टाफ, से हाय। तीन घंटे के सफ़र के बाद फाइनली अब हम आ चुके हैं कांचीपुरम में। इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। पास में कुछ खाना खाकर हमने तिरुपति देवस्थानम में रूम लिया, जहां हमको 150 रूम का प्लस एडवांस में 500 देने पड़े, जो कि चेकआउट के बाद हमको वापस कर दिए गए। ये जो रूम्स हैं टेम्पल ट्रस्ट के रूम्स हैं एंड यू कैन सी रूम्स जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और 150 रुपीज़ में ऐसे रूम्स मिलना बहुत मुश्किल है।
ऐसे डिवोटीज गेस्ट हाउस आपको हर एक बड़े टेम्पल के पास मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा अगर आप हमारी तरह बजट ट्रैवल कर रहे हैं। तो कांचीपुरम में हम सबसे पहले आए हैं कांची के एकम्बरेश्वर मंदिर में, जो कि पंचभूतों में से एक शिवा टेम्पल है। यहाँ पर शिवा पृथ्वी लिंगम या अर्थ एलिमेंट के रूप में प्राण प्रतिष्ठित है और यह टेम्पल पंच तत्वों में से एक शिवा टेम्पल है। पंचभूता टेम्पल्स को पंचभूता स्थलम भी कहा जाता है। हमारी प्रकृति में 5 मुख्य तत्व हैं जो कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि है। 5 इंडिकेट करता है 5, भूता मीन्स एलिमेंट एंड स्थलम मीन्स प्लेस। भारत में ऐसे कुल 5 पंचभूता स्थलम है, जिसमें से 4 तमिलनाडु और 1 आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर एकम्बरेश्वर पृथ्वी तत्व, जम्बुकेश्वर जल, अरुणाचलेश्वर अग्नि, नटराज टेम्पल आकाश एवं कालहस्तेश्वर वायु तत्व से प्राण प्रतिष्ठित है। यह टेम्पल आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखने में बहुत विशाल टेम्पल है, जो कि 25 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ का मुख्य द्वार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था, जो कि 59 मीटर्स यानी 193.5 फीट्स का है, जो कि भारत के सबसे बड़े राजगोपुरम में से आता है। इस टेम्पल को पल्लवों ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था एवं बाद में जाकर के चोला और विजयनगर के राजाओं ने भी इसको बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इस मंदिर के अंदर 1008 शिवलिंगम भी स्थापित हैं एवं देश में कोई ही ऐसा मंदिर होगा जिसमें 1008 शिवलिंगम आपको देखने को मिलेंगे। इसी मंदिर के परिसर में एक वृक्ष है जो कि 3500 वर्ष पुराना है एवं यहीं पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी और इसी आम के वृक्ष में भगवान शिव प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम एकम्बरेश्वर पड़ा। दैट मीन्स आम के वृक्ष के देवता। ये तो हो गई कहानी की बात, लेकिन इस पेड़ की सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि इस पेड़ की 4 बड़ी शाखाएं हैं। इस पे अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के आम आते हैं और वो आम अलग अलग तरह के स्वाद देते हैं। टेम्पल का मेन शिवलिंगा बालू मिट्टी से बना माना जाता है, जिसकी लंबाई 2.5 फीट की है एवं इसके तेल आदि से पूजन किया जाता है। इसमें माता पार्वती का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि कांचीपुरम का कामाक्षी टेम्पल उसका प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर में आपको सिर्फ शिव ही शिव देखने को मिलेंगे। मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 बजे से दिन के 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक का है। जब भी टेम्पल बंद किया जाता है तो उसको एक म्यूजिकल ऑफरिंग के साथ बंद किया जाता है, जिसको नाद आराधना भी बोलते हैं। इसके बाद शाम के समय हम आए कांची के कामाक्षी अम्मन टेम्पल में, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह भारत का सबसे इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पर माता के नेवल यानी नाभि का पार्ट गिरा था जब भगवान शिव माता के शव को लेकर जा रहे थे। का, माँ और अक्षी शब्द से मिलकर बना है कामाक्षी। इसमें का मतलब होता है सरस्वती, माँ का मतलब लक्ष्मी और अक्षी का मतलब हुआ आँखें। तो कामाक्षी का मतलब हुआ वह देवी जिनकी आंखें लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हैं। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य और सुंदर है और रात के समय इसकी सुंदरता को देखने में एक अलग ही आनंद आता है। इस टेम्पल की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से दिन के 12:30 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक है एवं फ्राइडे के दिन ये रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है और पूर्णिमा के समय ये पूरे दिन भर खुला रहता है और रात को 10:30 बजे बंद हो जाता है। तो अब हम आए कांचीपुरम के एक बहुत ज़्यादा मशहूर टेंपल में, जिसका नाम वरदराजा पेरुमल टेंपल है और यह टेंपल एक विष्णु टेंपल है। तो अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। तो यह टेंपल 23 एकड़ में फैला हुआ टेंपल है, जो कि तमिलनाडु के बड़े बड़े टेंपल की लिस्ट में आता है, जो कि 1053 में चोला साम्राज्य के अलग अलग राजाओं ने बनवाया है। तो मंदिर में हम बिल्कुल सही समय पर पहुंचे, जिस समय वहां पर अन्नदानम चल रहा था। हमने वहां से थोड़ा सा प्रसाद खाया
और उसके बाद हम आगे गए। तो सन 1688 में मुग़ल आतंकी औरंगज़ेब ने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ के जो मेन डेटी हैं, जो भगवान विष्णु हैं, उनको यहाँ से ले जा करके उड़यार पलायम नाम की एक जगह जो तिरुचिरापल्ली में है, वहाँ पर उनको ले जा करके रखा गया। एवं उसके बाद 1710 में जब मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, उसके बाद उनको वापस लेकर के आया गया और दोबारा से यहाँ पर उनको प्रतिष्ठित किया गया। तो वरदराजा टेम्पल में अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो 100 पिलर्स है, उसके बाहर की तरफ एक स्टोन की जो चेन है वो लटकी हुई है। और वो स्टोन की चेन अपने आप में ही एक आर्किटेक्चरल अजूबा बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो चेन है वो बनाई गई है एक सिंगल स्टोन से। तो क्या उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी कि वो जो चेन है उसको पिघला करके स्टोन को वो बनाया गया है, या उसको सही में सिंगल स्टोन से काव करके बनाया गया है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस टेम्पल की टाइमिंग सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 9:30 बजे तक की है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप कांचीपुरम आए हैं या यहीं पर रहते हैं, अगर आपने इन सभी टेम्पल्स को विज़िट किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं महाबलीपुरम। तो मिलता है आपसे महाबलीपुरम में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। World's longest rail station platform। संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन अपने शत्रु के टेम्पल जो है वो एक रात्रि के अंदर बनाकर। आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, आप जाकर के वहाँ सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। Yeah, which is संभव। तो हमारी ट्रेन सुबह 8 बजे कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां से हम जाने वाले हैं चंद्रमौलेश्वर टेम्पल। World's longest rail station platform। तो रेलवे स्टेशन से चंद्रमौलेश्वर टेम्पल की दूरी लगभग 5.3 किलोमीटर्स है। चंद्रमौली टेम्पल जाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से टिकट लेना होगा कुंटल के लिए। ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ। यहाँ से हमको यहाँ करना है चंद्रमौलेश्वर टेम्पल के लिए। तो हम जा रहे हैं चंद्रमौलेश्वर टेम्पल। जा रहे हैं कहाँ? चंद्रमौलेश्वर टेम्पल। तो गाइस हम जा रहे हैं चंद्रमौलेश्वर टेम्पल। गाइस चंद्रमौलेश्वर। तो हम पैदल जा रहे हैं। यहाँ से चंद्रमौलेश्वर टेम्पल 900 मीटर है। एंड एज यू नो वी आर नोमैड योगीज, वी ऑलवेज ट्रैवल इन बजट। सो या no, it's not about budget actually, it's about health। चलना चाहिए यार, अच्छा होता है सेहत के लिए। गाय जो होते हैं ना मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, उनकी शरीर यहाँ होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होते हैं। गाय क्या होती है? गाय सिंपल बॉडी में होती है, उनका बॉडी यहाँ होता है पर उनका आत्मा यहाँ नहीं होता है। ऐसे कर होता है। कहाँ होता है उनका आत्मा? अदर डायमेंशन में होता है। रिमाइंडिंग मी ऑफ महाराष्ट्र, यू नो, ऑल महाराष्ट्र इज लाइक दिस। कोलाचे घर म्हणतात त्याला, कौलाचे घर, सॉरी। कौल बस कौल दिख रहे हैं। चंद्रमौलेश्वर टेम्पल जाने के लिए आपको गलियों से गुजरना होगा। मेरे गली में You have arrived। ठीक है। गूगल लेडी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कभी इधर भेज देती है, कभी उधर भेज देती है, लेकिन फाइनली हम आ चुके हैं इस जगह पर। तो
तो इस टेंपल को ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए थे। गलियों के बीच में सोते हुए आए हम, बट फाइनली वी हैव अराइव्ड। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है अजीब तरह की। तो हमको लगा था कि एक रूइन मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तब हमको पता लगा कि यहाँ पर अभी भी पूजा पाठ होता है। हमें वहाँ एक भैया मिले जो कि टेंपल की देखरेख करते हैं। लैंग्वेज बैरियर होने के कारण गूगल असिस्टेंट के लैंग्वेज इंटरप्रेटर के थ्रू हमने उनसे कम्युनिकेट किया और वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। हमने सुना था कि इस टेंपल को असुर लोग रात के समय बना रहे थे। बादामी चालुक्य एरा में बना हुआ ये टेंपल 900 साल पुराना टेंपल है। एकमेव ऐसा मंदिर है जिसके चतुर्मुख है। चतुर्मुख यानी इसके 4 दरवाजे हैं। कुछ टेंपल्स होते हैं जिसके दक्षिण में मुख होता है, किसी के उत्तर में मुख होता है, लेकिन ये शायद ही ऐसा एक टेंपल है जहाँ पर जिसके चतुर्मुख है, 4 मुख। चंद्रमौलेश्वर, इसका शब्दशः अर्थ ये होता है कि शिव जिनके सर पर चंद्रमा विराजमान है, जो कि सदाशिव है। सदाशिव यानी कि जो कि हमेशा मलंग होते हैं, मुक्त होते हैं। इसीलिए यहाँ के जो चंद्रमौलेश्वर शिव है ये मुक्ति और मलंग इन प्रकृतियों को दर्शाते हैं। तो भारत के सभी शंकराचार्य मठों में भगवान शिव के इस चंद्रमौलेश्वर स्वरूप की पूजा की जाती है एवं भक्ति की जाती है। और अगर आप यदि श्रृंगेरी के शंकराचार्य मठ में जाते हैं तब भी आप वहां पर पाएंगे चंद्रमौलेश्वर स्वरूप की पूजा एवं भक्ति की जाती है। चालुक्य जो थे वो अपने वास्तुकला, संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन अपने शत्रु को करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक अज्ञात शिल्पकार को ये आदेश दिया क्या ये टेंपल जो है वो एक रात्रि के अंदर बनाकर दिखाए। उन्होंने एक रात्रि में इस टेंपल को बना तो दिया, लेकिन इस टेंपल का कुछ काम अधूरा रह गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लोज आकर के देख लें इस टेंपल के, तो अगर हम जांचने की कोशिश करें इस टेंपल को किस तरह से बनाया गया है एक रात में, तो मुझे जहाँ तक लगता है अभी देखने में तो ऐसा पता लग रहा है कि ये टेंपल इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइन तरह से स्ट्रक्चर को बैठाया गया है। अगर आप में से किसी को पता हो या आपके जानने वाले में किसी को पता हो कि ये टेंपल किस तरह से बनाया गया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक रात्रि और एक दिन में ऐसे टेंपल को बनाना असंभव है। नॉट जस्ट बनाना, लेकिन उस डिटेल के साथ, उस भव्यता के साथ बनाना ये एक असंभव सी बात है, नहीं? बिल्कुल। हमको यहाँ पे आए हुए पूरा अभी आधा दिन हुआ है और आधे दिन में हम इतना ज़्यादा मुझको नहीं लगता शूट कर पाए हैं। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, आप जाकर के वहाँ सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। या विच इज़ संभव। एक रात में बना ये मंदिर सच में एक अद्भुत अजूबा है और आज के समय में एक रात में मंदिर बनाने के बारे में सोचना ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह मंदिर यह सिद्ध करता है कि पौराणिक भारत में भारतीय शिल्पकला कितनी ज़्यादा उन्नत थी, जो कि हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। हमें आशा है आपको यह फन प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए या पुराने दोनों हैं तो इस वीडियो को अपने सभी भारत प्रेमियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, हम जानना चाहेंगे कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। So finally we are in उज्जैन। तो कल हम बैठे थे रात को लगभग 1:30 बजे गया रेलवे स्टेशन से और अभी हमारी गाड़ी 10 बजे यहाँ पर उज्जैन में पहुँची है और अभी हम अवंतिका करके यहाँ पर एक कोई जगह है, इधर की तरफ आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पीछे। एक होटल। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। यह अवंतिका होटल है और यहाँ पे शिवलिंग का झरना बना रखा है। अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं यहाँ से एंड टुडे इज़ आवर
कौन सा दिन है आज? 9th। यस, सो टुडे इज़ आवर 99th डे और कल महाकालेश्वर उज्जैन के पास हमारा 100 दिन हो जाएंगे। सो स्वागत है आपका महाकाल की नगरी उज्जैन में। कि देखें तो एज़ कम्पेयर टू बिहार यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ठंडा है। आई थिंक बारिश हुई है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो रखा है। मेरे पीछे लाइट। तो देखते हैं आज हमारा रात का रहने का किस तरह से हो पाता है यहाँ पर। तो गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब महाराष्ट्र ही था। ये बस अभी अभी अलग अलग राज्य बन गए, लेकिन ये है तो महाराष्ट्र। आप इंदौर जाओ मराठी बोलेंगे, गोवा जाओ मराठी बोलेंगे, बीजापुर जाओ मराठी बोलेंगे, सापुतारा जाओ मराठी बोलेंगे। यार मराठियों का रोल है यहाँ पे। वहाँ पे देखो त्रिशूल भी बना हुआ है, महाकाल का त्रिशूल। तो रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर। अगर आप चाहें तो वहां पर पैदल या ऑटो से जा सकते हैं। मंदिर के आसपास रहने के लिए आपको रीजनेबल रेट्स पर होटल, लॉज या धर्मशाला भी मिल जाएगी। सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है एंड हम मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो अगर आपको भस्म आरती अटेंड करनी है तो वो है मॉर्निंग में यहाँ पर 4 बजे से शुरू होती है और उसके लिए पहले एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आप आकर यहाँ पर एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो गाइस अभी हम हैं प्रसिद्ध शॉप में, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, महाकालेश्वर टेम्पल के पास। और हम यहाँ पर खा रहे हैं इंदौर एमपी का प्रसिद्ध पोहा फाफड़ा एंड समोसा। काइंड ऑफ साउंड्स लाइक गुजराती, बट ये गुजराती ही है, पोहा इंदौरी है। समोसा खाया है अच्छा वाला, और तमिलनाडु में हमने समोसा खाया था, वहाँ पे समोसे के नाम पे मजाक होता है। हाँ, वहाँ के लोग समोसे के नाम पे प्रैंक करते हैं, बोलते भैया कितने का है, बोलते बस 15 रुपये का है, बोले बस 15 रुपये का, 15 रुपये का समोसा साउथ इंडिया में आया। बोले वाह, दे दो भैया, 2 समोसे ले लिए। समोसे से निकलता है कांदा, सिर्फ प्याज ही प्याज। साउथ इंडियन लोगों को समोसा बनाना, वड़ा पाव बनाना बंद कर देना चाहिए, वरना आप पे बहिष्कार किया जाएगा। अब हम महाकाल बाबा के दर्शन कर चुके हैं एंड यहाँ हाँ, तो हमने देखा वहाँ पे महाकाल का जो कॉरिडोर है वो बहुत मस्त बनाया जा रहा है। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ में भी वो कॉरिडोर बनाया गया है और यहाँ का जो कॉरिडोर है उसका काम अभी चल रहा है। बड़ा ही भव्य और इतना अलग अलग मूर्तियाँ और बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो वो यहाँ से जी, तो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है ओमकारेश्वर और उसके लिए पहले हमको इंदौर जाना पड़ेगा एंड इंदौर से होते हुए हम जाएंगे ओमकारेश्वर। Let's go to Indore because we are always outdoor. So now it's time to go to Indore.
अभी हमको 2 घंटे हो गए हैं घूमते हुए यहाँ पर, और अभी तक हमको ओमकारेश्वर की बस नहीं मिली है। और यहाँ पे हमको बोला है कि अभी 10 से 15 मिनट में एक बस आ जाएगी। पहुँचने में तो आई थिंक हमको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब देखते हैं वहाँ पे किस तरह से दर्शन होते हैं। और आगे हमको निकलना है कल जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, तो उसके लिए भी देखता हूँ कैसे पहुँच पाएंगे। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं मोटर, कैसे प्रोनाउंस करना है इसे, वो है ना मोर टक्का, वहाँ लिखा हुआ है मोर टक्का बस स्टॉप। यहाँ से ओमकारेश्वर तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ हमें यहाँ से फिर से बस चेंज करनी होगी और फिर से बस का वेट करना होगा, क्योंकि हमने वहाँ इंदौर में तकरीबन 2 से 3 घंटा वेट किया है बस का। अभी हमने भैया यार हमको डेथ स्टेयर मिलता है यार लोगों से। इस ऑटो से हम जाने वाले ओमकारेश्वरा। कल रात लगभग 9 बजे हम यहाँ ओमकारेश्वर पहुँचे, और यहाँ पर पहुँचते ही हमको रूम मिला। तो यहाँ पर रूम्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, आपको अगर देखना चाहेंगे तो 250 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा रूम, और मैक्सिमम 2000-3000, ज़्यादा भी हो सकता है, इतना जाता है रूम। लेकिन आप मिनिमम चाहते हैं तो 250-300 मिल जाएगा। और अगर आप किसी फैमिली में है या धर्मशाला में रहना चाहे तो आपको और कम मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली 250 रुपये में आपका रूम हो जाएगा। एंड इस समय यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी। बस अब मंदिर के दर्शन करने जाने वाले हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं नर्मदा मैया। कहते हैं कि नर्मदा मैया का हर पत्थर शंकर है। नर्मदा मैया को वरदान मिला है कि इसका हर एक पत्थर शंकर कहलाएगा। फायदे में रहोगे तो फायदे में। हम बात करते हुए जाएंगे ना, शुरू हो चुका है और तकरीबन हमको घर से निकले हुए मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई शुरू हो चुका है। लाइक 4th मंथ शुरू हो चुका है हमको घर छोड़ के। यस, बाकी दिख रहा है। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और जल्दी दर्शन करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं नर्मदा नदी के तट पर, और आज ही हमारे पूरे 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं। रामेश्वरम, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ और ओमकारेश्वर। तो ये 5 ज्योतिर्लिंग अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन 5 ज्योतिर्लिंगों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरे लिए कुछ इस तरह से रहा है, और हम दोनों के लिए वो कुछ इस तरह से रहा है कि जैसे ही आप ऊपर की तरफ आने लग जाते हो साउथ इंडिया से, आप देखेंगे वहाँ पर मंदिर का, वहाँ पे एक ऊंचा स्रोत है, लेकिन उसको उसके आसपास जो मेंटेन करके रखा गया वो ठीक तरह से मेंटेनेंस करके नहीं रखा गया है। लोग भक्तों के आने जाने का वहाँ पे जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक तरह से नहीं है। वीआईपी सिस्टम जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टूपिड सिस्टम है, क्योंकि आप अगर देखेंगे नॉर्मल इंसान वो इतना दूर से आता है, इतना पैसा खर्च करके आता है, और फिर उसके बाद जब वो आता है तो उसको ठीक तरह से दर्शन करने को भी नहीं मिलते हैं। और वहाँ से वीआईपी लोग जाते हैं, वो पीछे की तरफ इस तरह से एंटर हो जाते हैं मंदिर का। अभी हमने ओमकारेश्वर में थे, ओमकारेश्वर में हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस करा कि वहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में पंडित लोग इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ाई हो रही है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दुखद बात है देखने वाली। एक ऊर्जा स्रोत के पास एक तरह से शांति होनी चाहिए। ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से मेंटेन करके रखी गई है। साउथ इंडिया के अगर आप टेम्पल्स देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है, लेकिन ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ पर तो वो चीज़ गायब है, एक तरह से नगण्य है, आने जाने का कोई तरीका नहीं है। काशी विश्वनाथ में भी इसी तरह से था, और महाकालेश्वर में वहाँ से दूर से ही जो भक्तगण हैं उन लोगों को ऐसे देख रहे हैं और उनको आगे जल्दी जल्दी भगा दिया जा रहा है।
और सबसे बुरी बात मुझे ये देखकर लगी, आप भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और वहाँ पर वो चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद को लिया जाता है और प्रसाद को लेकर के वो पंडित लोग जो है वो इस तरह से फेंक देते हैं, जो कि एक बहुत दुखद बात है। तो बस यही मेरा कहना है। 5 ज्योतिर्लिंग हमने कंप्लीट कर दिए हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो महाकाल और ओमकारेश्वर की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और हम आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो में उड़ीसा के। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। खिलजी का जनरल 700 साल पुराना है, मलिकापुर ये सोपस्टोन से बनाया गया। फिर से लूटा और याद की। अभी हम पहुंच चुके हैं सबर बस स्टैंड मैसूर। यहाँ से हम जाने वाले हैं सोमनाथपुरा। हमें यहाँ आने के लिए मैसूर बस स्टैंड से 2 बस और एक ऑटो चेंज करना पड़ा, जिसके बाद हम यहाँ पर टेंपल पहुँचे। तो अब हम पहुँच चुके हैं सोमनाथपुरा श्री केशव टेंपल के पास। यहाँ से हमको सीधा जाना है आगे। पानी पूरी खाते हैं। हेलो, चलिए पानी पूरी खाते हैं यहाँ पर। पानी पूरी मिलेगा। कौन है इस दुकान पे? ऊटा ऊटा, ओके। तो ऊटा का मतलब होता है खाना खाने गए हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे सोमनाथपुरा में। दिस इज द टेम्पल। टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 से 5:30 इवनिंग तक की। तो मंदिर आकर के हमने यहाँ पर विजिट करने के लिए टिकट लिया, जिसका हमको पर पर्सन 35 रुपीज़ चार्ज पड़ा। अगर आप ऑनलाइन टिकट जनरेट करते हैं तो उसके आपको कम चार्जेस पड़ेंगे। सो इसलिए अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आप ऑनलाइन टिकट पहले ही जनरेट करके रख सकते हैं। सो एज यू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स टेम्पल, आप देखेंगे कि ASI ने इस जगह की बहुत ही अच्छे से देख रेख की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। ये जो टेम्पल है ये एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट है जो ASI के अंडर आता है। टेम्पल में जैसे ही आप एंटर करते हैं वैसे ही आप पाएंगे कि आप समय के एक अलग ही आयाम में आ चुके हैं, जो कि आपको साउथ इंडियन आर्किटेक्चर की झलक देता है। मंदिर की भव्यता और महीन रूप से की गई नक्काशी आपको समय में पीछे की ओर लेकर चली जाती है। केशव टेम्पल होयसाला आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। होयसाला स्टाइल की खासियत यह है कि यह टेम्पल एक प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती है। इसका प्लेटफॉर्म अपने आप में ही यूनिक है, क्योंकि इसे स्टार शेप के लेआउट में बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म को मंदिर की प्रदक्षिणा करने के लिए यूज किया जाता था। होयसाला साम्राज्य साउथ इंडिया का सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक था एवं इनका साम्राज्य कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था और इसी साम्राज्य के समय साउथ इंडियन आर्ट और वास्तुकला का बेहतरीन रूप में विकास हुआ है। तो यह टेम्पल 750 साल पुराना है, जिसको सोमनाथ दंडनायक ने बनवाया था एवं इसका निर्माण 1268 ईस्वी में कराया गया था। केशव टेम्पल का निर्माण होयसाला सम्राट नरसिंह III के जनरल सोमनाथ द्वारा किया गया था, इसलिए मंदिर को सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो सोमनाथ दंडनायक द्वारा जब ये टेम्पल बनवाया गया तो ये केशवा टेम्पल इसका नाम रखा गया, लेकिन अभी ये टेम्पल जो है इतना ज़्यादा मशहूर हो चुका है कि इसका नाम सोमनाथ, इस जगह का नाम भी जो है सोमनाथपुरा पड़ चुका है। इसका मतलब हुआ शिव, लेकिन यह जो टेम्पल है ये एक शिव टेम्पल नहीं, ये एक विष्णु टेम्पल है। सोमनाथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि सोमनाथ दंडनायक ने इस टेम्पल को बनवाया था। बाकी इस टेम्पल के अंदर 3 प्रतिमाएं हैं, 3 गर्भगृह हैं, जिसमें लॉर्ड केशवा, वेंकटा और वेणुगोपाला है। ऐसा माना जाता है कि केशव मंदिर होयसाला वंश द्वारा निर्मित अंतिम प्रमुख मंदिर था। पुराने समय में मुस्लिम मुगल साम्राज्य ने भारत के मंदिरों, संस्कृति और कला को बहुत बार पूरी तरह से आघात, क्षति एवं हानि पहुंचाई है। केशव टेम्पल भी उन्हीं में से एक है जिसको 2 बार पूरी तरह से तोड़ा एवं लूटा गया।
1311 में अलाउद्दीन खिलजी का जनरल यानी कि दास उसने इस मंदिर को लूटा, उसका नाम मलिक काफूर। और फिर 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक उसने इस मंदिर को फिर से लूटा और यहाँ की मूर्तियों को खंडित। तो यह जो टेम्पल है यह सोपस्टोन से बनाया गया। इसको बनाने के लिए उन्होंने इंटरलॉकिंग की जो टेक्निक है उसका यूज़ किया है। तो इस टेम्पल के अंदर ईंट या सीमेंट बिल्कुल यूज़ नहीं हो रखा है। तो वही सेम चॉक स्टोन होता था, उसके होल्स बनाए जाते थे। और दूसरा जो सोपस्टोन होता था उसको एज अ रॉड के रूप में ऐसे इस तरह से बनाया जाता था। तब उनको ऐसे बोल्डर के रूप में लाइक पजल की तरह से ऐसे फिक्स किया जाता था। इस तरह से इनको अलग अलग तरह से इस टेम्पल के ऊपर लाया गया है और फिक्स किया गया है। इतना ज़्यादा फाइन कार्विंग है और इतना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है कि इसको विश्वास नहीं होता कि इसको इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। केशवा टेम्पल इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वॉल्स पर अपनी फाइन कार्विंग्स के लिए जाना जाता है। और तो और यहाँ की छत और दरवाजों को भी अद्भुत रूप से अलंकृत किया गया है। तो यू कैन सी इस टेम्पल में किसी प्रकार की पूजा नहीं होती है, क्योंकि 2 बार इस टेम्पल पर अटैक किया गया था, जिसके कारण यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। और हिंदू धर्म में सनातन में खंडित मूर्तियों की कभी पूजा अर्चना नहीं की जाती है। इस टेम्पल के अंदर 3 गर्भगृह हैं, जिसमें से सबसे पहले जो मेन है वो है केशवा, दूसरे हैं यहाँ पर वेणुगोपाला और यहाँ पर लॉर्ड वेंकटा। एएसआई की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भगवान केशव का ओरिजिनल आइडल गायब हो गया था और उसके बाद उसको बदल दिया गया, जिसमें ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स उन मूर्तियों को वहां से लेकर चले गए थे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। ये हमारा सामान जो है वो पैक हो चुका है और बस हमारा कुछ अपलोडिंग का काम बाकी है। वो अपलोडिंग का काम होने के बाद वी आर रेडी टू गो। हाँ, आपको पीछे जो लॉकर्स दिख रहे हैं इट्स अ लॉकर रूम। यू कैन पे 100 रुपीज़ और यू कैन स्टे हियर। तो आफ्टर 7 days वी आर लिविंग हुबली एंड आई एम नॉट सैड। वी आर गोइंग टू आश्रम अगेन। अगेन ये हमारी तीसरी विजिट है आश्रम से बाहर निकलने के बाद। यह पूरा आश्रम एक जीवंत व्यक्ति है, उस व्यक्ति से मिलने हम जा रहे हैं। ईशा का खाना हमने बहुत ज़्यादा मिस किया ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और घर पर भी। सुबह सुबह हमारा मेल का कंफर्मेशन आया और जैसे ही मैंने बोला हम आधे घंटे में निकलने वाले हैं। सब कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है, पैक हो चुका है और वो होता नहीं, उसे किया जाता है। हाँ, देवी, ज्ञानलिंगा, नालंदा, दीक्षा, सर्पवत्सल आदि योगी, तो इन सबसे मैं मिलने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है ये बहुत ही वाहियात सवाल है। पहले हमको वापस करनी है। हमने कीज़ ली थी, लॉकर लिया था, तो लॉकर की की वापस करनी है और की वापस करने के बाद देखते हैं हमको बस मिलेगी या किस तरह से जाते हैं। हाँ, आपको आश्रम से बुलावा आ गया ना हमको। हमारी बहुत सारी हेल्प, थैंक यू सो मच। इनका नाम है दीपक और मेरे भाई का नाम भी दीपक ही है। तो ये ट्रेन में हम बैठे हैं धारवाड़ टू मैसूर। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मैसूर पहुंचेगी एंड उसके बाद वहां से हम कोयम्बटूर की ट्रेन में बैठेंगे। So welcome to my
रॉयल पैलेसेस और बर्थ प्लेस ऑफ सदगुरु। तो यहाँ से 12 बजे की बस थी हमारी कोयम्बटूर के लिए। पूरे 12 घंटे की जर्नी, रात के 12 बजे हम कोयम्बटूर में होंगे। जिंदा रहने के लिए और क्या चाहिए होता है? खाना और साधना। हम अब जा रहे हैं वेटिंग रूम में। जहाँ तक कि हमने भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन देखे उनमें से ये मुझे काफ़ी क्लीन एंड नीट लगा है। तो हमारी ट्रेन है 16315 मैसूर टू कोचुवेली एक्सप्रेस, जो 12:50 पर निकलने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना है हमको, वहाँ से हमको अपनी ट्रेन मिलेगी। तो गाइस ये है हमारी ट्रेन, अब इस ट्रेन से जाने वाली। ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन शुरू हो गई भाई साहब। यू कैन सी आई अंकल। वैसे आपने ये मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है? ये टी शर्ट मेरी है, ये आप पहन लिया करती थी। तो हमको विंडो सीट मिल गई है, हमने ले लिए। हमको मिलती नहीं है, हम ले लेते हैं वैसे। बिना सतगुरु अपना नहीं कोई, अपना नहीं कोई, जो बतावे। जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ के कुत्ते और बिल्लियाँ हमसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। लाइक दे लव अस, इतना प्यार बरसाते हैं हमें कि बाय ओ बाय। रहने की लड़ाई में सब जायज़ है राहगीर, 2-4 दिन जिधर कुत्ते सोए उधर तुम सो लो बैरे। सवा 8 बज रहे हैं, हम कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर हैं। जाने की तैयारी हो चुकी है, हमने शाम को भी कर लिया। कुछ देर में बस आएगी अंदर भी यार। अभी इस वक्त हम हैं गांधीपुरम में और गांधीपुरम से हम ईशा के लिए बस लेने वाले हैं। सो गांधीपुरम एंड तमिलनाडु लाइक हमारे नानी का घर। हमको पता चल गया है कि अब कहाँ से कहाँ जाना है और कौन सी बस जाएगी एंड एवरीथिंग। ये बहुत फैमिलियर हो चुका है। और सबसे ज़्यादा फैमिलियर क्या है यहाँ पे बताओ? यहाँ का पेरूर शिवा टेम्पल। अरे नहीं, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा फैमिलियर। हाँ, आप जहाँ भी जाओगे तमिलनाडु में, चाहे अच्छा इंसान भी वो आएगा आपके पास और यूँ करेगा, दे दे भाई दे दे। Yeah, they will be well dressed and everything, but still they ask for money. देखिए हमने बताया था ना, अभी फिर 2 मिनट में कोई ना कोई और आने वाला है।
देखा आपने, तमिलनाडु का यही सीन है और कहीं नहीं देखा हमने। कर्नाटका में नहीं देखा, केरला में नहीं देखा, बट तमिलनाडु में जहाँ भी जाओगे आपको ऐसा मांगते हुए कोई ना कोई दिख ही रहेगा। तमिलनाडु की सरकार ने यहाँ के लोगों को भिखारी बना दिया है। इस समय बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। आपका स्वागत है भीमा शंकर में। आपका स्वागत है भीमा शंकर में। और आप देख सकते हो मेरे साथ एक अनजान आदमी है जो अलग अलग तरीके के इशारे कर रहा है। आई नीड टू बी सेफ, आई नीड टू गो टू द सेफ प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। तो नमस्कार, राइट नाउ वी आर हियर एट भीमा शंकर, जो कि हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग है। और अभी हम यहाँ पर लगभग 5 बजे के करीब पहुँचे हैं। शाम का समय है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, सुबह से यहाँ पे बारिश। चलो ना। आज हमको मिले हैं तो भूखे पप्पी, पैपे और पोपो। हाँ रुक जा भाई, रुक जा। तो इसे ब्लैक वाले को खत्म हो गया, ब्लैक वाले को मिला ही नहीं यार। बाय गाइस। गाइस अभी भी हम आए हैं कुछ खाने के लिए। हमें सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हमने बस एक वड़ा पाव खाया था। मैंने 2 खाए थे। सो राइट नाउ राहुल कश्यप आपसे मराठी में बात करेंगे। काय झाला मंडळी, काय करत आहे, कुठे जायचे, खाना खायचे। तो गाइस मैंने बहुत सारी मराठी सीख ली है एंड मुझे बहुत ज़्यादा बोलने नहीं आता है, बट आई कैन ग्रैब द कॉन्टेक्स्ट एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग एंड स्पीकिंग। सो ऐसा काही खुळ्यागत करायला आहे। ऐसा क्या बोल रहे हो? इंसान को बस कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नाउ, बट जानबूझ के भारी भारी शब्द बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा? एक सिंपल भाषा बोलिए ना। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग एंड स्पीकिंग। सो ऐसा नहीं, अघोरी बुरा नहीं है। मुर्दे को बात करके वो पानी से पतला ज्ञान होता है। तो प्रेत आत्मा तो हमारा भारत तो महान है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हैं हुगली के सिद्धारूढ़ आश्रम में और आप देख सकते हैं मेरे साथ है शंकरनाथ अघोरी जी, जो कि एक अघोर संत है। जी जानते हैं अघोर के बारे में? हमारा नाम है शंकरनाथ अघोरी। ये कर्नाटक के रहने वाले थे। गुरु स्थान है गंगा सागर, पश्चिम बंगाल। और हमारा अघोरी क्रिया करते तो अमास का 12 बजे को ऊपर स्मशान में पूजा होता है। तो इंसान का मांस भी चबाते है। कैसा कोई मच्छी और मटन सेवन करते तो ऐसा इंसान का मांस भी हमें सेवन करते हैं। ऐसा दारू भी पीते हैं। तो जब हमें काली माता का साथ हमें उसका संघर्ष होता है, भूत प्रेत आत्मा तो हमारा साथ रहते। आजू बाजू में कुछ किसी का अच्छे बुरे हमें काम करते। तो आज तक बुरे काम नहीं किया तो किसी का भला ही किया। पैसे से काम नहीं किया तो कोई मजरा ला के देते है, कोई गांजा ला के देते है, कोई सेवन करते है। तो सबकी सुखी और दुनिया का सुविधा हमें चाहते हैं। मुझे आपकी शुरुआत जानने में मुझे बड़ा आनंद होगा। आपने शुरुआत कैसे की? आपका अपनी युवा और आपका परिचय? हमें बचपन में मंदिर में सेवा करते थे और हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। और इधर ही कोई किसी का पहचान हुआ हुगली में, कर्नाटक में। उधर ही हमारा अनाथ लड़की से हमें शादी किया है। हमें 17 साल का था, वो 7 साल के थे जब बाल विवाह हुआ। 25 साल तक हमें ऐसे गुजर के आया और काशी में गया। काशी 2 बच्चे होता, काशी में गए तो हमारा घर नहीं था। जब हमें सड़क पार उधर इधर 50 रुपए घर का किराया देने को नहीं होता था। जब हमें
एक बच्ची पैदा हो तो पीठ में उसका हड्डी कमजोर था, बैठने नहीं होता था, ऐसा बैठता था। अच्छा। जब हमें काशी निकल गए तो उधर गंगा नदी में डूब कर मर निकले। उधर 4 साधु लोग बैठे तो उसको जानकार रहे तो नमस्ते आदेश किया। वो बोले तो तुम्हें इधर मरने का है, कौन सा गाँव तुम्हारा? और उसको बोले तो हमें मरने का आया। जब उसको उन्हें बता लिया तो मेरे को मदिरा खिलाया, इंसान का मांस खिलाया और इंसान का पोखरी में दारू खिलाया। और जब हमें जान रहे तो तुम्हें साधु बन जाओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। जब मेरे को आनंद आया तो हमारे पत्नी रोने लगे। तो ये साधु बन गए तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे हमें साधु बनो और संसार नहीं करने का, और तुम्हारे सभी इच्छा होते है जब तुम्हारे को सब सुविधा मिलता है तब हमारे साथ आ सकते। तो धीरे धीरे हमारे को कोई दान से जगह मिला और कोई भगत घर बना के दिया। 2 बच्चे बड़े हुए, उसका दोनों का शादी हुआ और एक बच्चा बेटा का 2 बच्चे हुआ, लड़की को शादी हुआ, एक बच्चा हुआ। और अभी 3 साल से शादी साधु हुआ तो हमको संपूर्ण साधु हो के 20 साल से साधु हुआ तो हमें स्मशान क्रिया करते तो कोई आज तक भी हमारा तुम्हें क्रिया किया तो हमारा बुरा हुआ ऐसा कोई नहीं आया। ये हमें सब किसी का सुविधा होता है। अभी हमारे को संपूर्ण भारत का पास मिला है तो कहीं किसी भी हमें पूछा नहीं, कोई संकट में रहते बड़ा खाए रहे तो भी उसका घर में संकट रहते, हमें पूछते तो ये बाबा हमारा घर में इतना ऐसा है, उसका भी हमें ठीक करते तो हमें भोजन खिलाते, दारू खिलाते, गांजा दिलाते। इतना हमें पैसे के लिए अभी आज तक किसी का काम नहीं किया। हमें बताइए कि आपके 30 साल की यात्रा रही है, जैसे कि आपने बताया, तो अपने 30 साल में अभी तक कहाँ यात्रा की? हमें अमरनाथ यात्रा की 8 बार अमरनाथ यात्रा हुआ। हमें हरिद्वार, ऋषिकेश, केदार, बद्रीनाथ और इधर गया कामाख्या, हम लोग का उधर माया नगरी, इधर सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ, उधर द्वारका बेटा, ऐसा तो नीचे कन्याकुमारी से ऑल इंडिया हमारा यात्रा हुआ। भारत के बारे में आप क्या जाने? भारत तो महान है। ये भारत में कहीं मुस्लिम लोग मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, वह हमारे देखकर हमें संघर्ष है। ऐसा भी बोलते तो बड़ा मंदिर में जाते हैं, हमें बड़े साधु लोग हमारे को अपनाता नहीं। ऐसा काशी में उधर जंगमवाड़ी मठ में गया, ये चलो हमारा ऐसा साधु बोलते तो साधु संतन की सकल साधु संतन की जय। ऐसा साधु संतन का हिंदू परंपरा तो बड़े साधु लोग है। आपकी इस यात्रा में आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो क्या परेशानियाँ आपको आई अपनी यात्रा में? हमें कुछ परेशानी नहीं आया, यही बड़े साधु लोग को देखकर, मठाधीश देखकर हमारे को देखकर जलता उतने वो छोड़कर कोई हमारे को परेशानी नहीं। भारत में ऐसी चीजें जब वो अघोर के बारे में सुनते तो वो कांपने लग जाते हैं, उनके मन में एक अलग ही अघोर को देखने का दृष्टिकोण उनका अलग ही है। तो आप अघोर के बारे में उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? अघोर का ऐसा नहीं, अघोरी ऐसा बुरा नहीं है, ऐसा अघोरी है तो होता सब सुविधा के लिए सोचता, अच्छे के लिए सोचता, भला के लिए सोचता। अघोर के लिए तो ऐसा है खुद भोलेनाथ है, भोलेनाथ का है तो हमें तो क्रिया स्मशान करता है, स्मशान में सोते है तो स्मशान का पूजा महीने के एक बार, अभी इधर है ना, महीने के एक बार स्नान ग्रहण करता है, वही रमाते इंसान का बस वही। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अघोरी लोग जो है मांस खाते हैं, मच्छी कुछ भी खा लेते हैं, दारू पीते हैं, और योगी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे तो साधन, अघोर साधन तो इंसान का मांस खाने का। अच्छा। और योगी लोग तो हम उसका तो नहीं जानता, हमें अघोर क्रिया तो इंसान मांस खाने से पर अघोर क्रिया शुरू होता है। हमारा कभी रात 12 बजे से हमारा खेल चालू स्मशान में। ओके।
बाकी का दिन में हमें आराम रहता है। जब तो आपका मृत्यु को बहुत करीब से मतलब आप जान गए होंगे, तो मृत्यु पर आप क्या कहना चाहोगे? मृत्यु पर हमारा ये कहना है, हमें लेके चिन्ह लेके खाता नहीं, हमें पूजा करते कहीं किनारे में जाकर वो अपन आप मुर्दे हमारे पास आते हैं। जब हमारे गुरु जी गंगा सागर में वो मंत्र जपते हैं, अभी कोई गड़ा के जाते स्मशान में, वो मंत्र जपते जपते अपने सब ऊपर उठ जाते हैं। जब उसको पास बात करते हैं, उसको चीरते है सर और उसका क्या करने का करके उसका माफ करते हैं। तो आप उस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, आप वो ग्रहण करते हैं जो पूरी तरह से मृत हो चुका है। मृत को तो वो जीवित नहीं है, आप उसको ग्रहण करते हैं जो कि मृत है। हाँ, मृत्यु है, और उसका मृत्यु होता है तो उसका साथ बात करके मुर्दे को बात करके वो जीता है। आप मुर्दे से बात किया है आपने? हमें नहीं, हमारा गुरु जी बात करते। अच्छा, वो पहले ऐसे की परमिशन लेते हैं और परमिशन ले करके पहले जमीन से गड़ा मुर्दे को ऊपर उठाते हैं जब बात। और आप काले कपड़े पहनते हो, इसकी कुछ वजह? हमें काले कपड़ा का है नहीं, हमारा ऊपर खाली का और हमारा खुद का कपड़ा नहीं रहता है, नंगे रहते हैं। तो दुनिया में ऐसा नंगे हमें दिखाते नहीं। अघोरी साधु किसी को नहीं दिखता, तो खुद हमें अघोर है, हमारा अघोर क्रिया करते हैं तो उसका बारे में वो ये अघोर है उसको जान लेते हैं। अघोर और नागा में क्या अंतर है? अघोर और नागा? अघोर नागा साधु शिव मंदिर में सोते हैं, वो भी भोलेनाथ का पूजा करते हैं, वो भी महातपस्वी है और दत्तात्रेय का पूजा करते हैं, वो भी महायोगी है। हमें दत्तात्रेय का और मंदिर में पूजा नहीं करते, तो हमें भोलेनाथ का स्मशान में बैठकर काली माता और भोलेनाथ का जप करते हैं और भूतनाथ का, यही अंतर है। वो मंदिर में सोते हैं तो हमें स्मशान। योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योगा तो योगा करते हैं, हमें पहले योगा करके जब करते हैं। योगा तो ऐसा होता है, हमें तो 60 वर्ष 3 उम्र चलते तो ऐसा योगा में बैठता है, ऐसा जब करते है, नंगे रहते हैं और योगा में रोग नहीं आता। हर इंसान हिंदू भाई हो और हर इंसान योग करना जरूर है, योग से रोग मुक्त है। तो योगी और भारत के बारे में क्या कहना चाहिए, जो अपना आध्यात्मिक भारत है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? आज देखो काशी में हो, हरिद्वार कहीं हमारा पुण्य भूमि है, उधर अध्यात्म ये बोलते तो कोई ऐसा अपन लोग रहते हैं, बुरी आदत उसका घर में बुरी हालत चले रहते, तो वो यही आध्यात्म है। शिव का जप करो और ज्ञान, पानी से पतला ज्ञान होता है और भूमि से बार भाप होता है और काले से काला कलंक होता है, वही हमें ज्ञान बोलते हैं लोगों को। यही 3 रास्ते तोड़कर जाओ, सब सुविधा मिलेगा। एक सच्चे साधु को कैसे पहचाना जा सकता है? सच्चे साधु का उसका नजर से पहचाने जा सकते हैं। किस प्रकार से? किस प्रकार? अपने इंसान में 3 अंक रहते हैं, ये दोनों देखने का, एक आत्म दृष्टि रहता है। आत्म दृष्टि से देखो साधु सच्चे मिलेगा, तो सच्चे मन से देखो सच्चे साधु मिलेगा। सच्चे शैतान का मन से देखो शैतान दिखेगा। योग यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत तो ये थे शंकरनाथ अघोरी जी। हमने उनका इंटरव्यू लिया और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन पूछकर हमें पता लगा कि यस, भारत के युवाओं की जो मानसिकता हो गई है साधुओं के प्रति, स्पेशली अघोरियों के प्रति, उन्होंने उस चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी एक साधना है। तो हमें इजीली किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, बट हम मृत्यु से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती है, इसलिए हमें बुरा लगता है और हम विचार करते हैं।
सो उन्होंने हमें एक मर्क्यूरी भी दी, पारा, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में था। वो मेरे हाथ से थोड़ा गिर गया और आई वॉज नॉट एबल टू, मैं उसे उठा भी नहीं पा रही थी। लाइक आई वॉज सो अमेज्ड, अनटचेबल था वो, यू कैन नॉट टच इट। बिल्कुल पहली बार तो वो उसको ऐसे हल्का सा हाथ में लिया और वो ऐसे ऐसे यूं करके हो रहा था। हमने ये चीज़ सुना है कि जितने भी योगी लोग हैं वो अपने साथ लिक्विड मर्क्यूरी पारा लेकर के चलते हैं और उसका घनत्व जो होता है वो बहुत भारी होता है। तो वो हल्की सी उन्होंने हमको छोटी सी बॉटल दी है और वो जब हमने उसको पकड़ा तो वो इतना ज़्यादा भारी था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या आप और कुछ और जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ठीक लग रहा हूँ? सो नमस्कार एंड वेलकम टू 100 डे स्पेशल वीडियो। तो हाँ भाई, 100 दिन हो चुके हैं पूरे भारत का भ्रमण करते हुए हमको। सो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमको 107 दिन हो चुके हैं। सो यस, स्वागत है आपका स्पेशल वीडियो में 100 डेज ऑफ ट्रैवलिंग स्पिरिचुअल इंडिया। सो एक साल पहले विशुद्धि और हम दोनों ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे, एज अ डिस्कशन कर रहे थे कि यार ट्रैवल करना, वो भी इंडिया, कैसा होता होगा। ये योगी लोग किस तरह से पूरा भारत को घूमते होंगे और किस तरह की उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करते करते तो हमको उनकी व्यथा जो थी वो फील हो रही थी कि यार कैसे वो अपना फूड मैनेज करते होंगे, कैसे वो अपना रहने का मैनेज करते होंगे, कैसे वो और सारी जो सिचुएशंस हैं उनको डील करते होंगे। तो बस ये बात करते करते हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए हम ये चीज़ करके देखें। सो वो एक छोटा सा थॉट था और बाद में जा कर के वो इतने बड़े आइडिया में इवॉल्व होगा, हमको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता था। उसके बाद हम दोनों ने बातें करना शुरू किया है, इसके ऊपर हमने स्लोली प्लान करना शुरू किया कि हम किस तरह से ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। हम जब मिले उसके बाद हम मैप लेकर के बैठ जाया करते थे और जस्ट पॉइंट आउट करते रहते थे कि हमको इंडिया घूमना है और हमको इंडिया घूमना है एज अ योगियों की तरह। एक स्पिरिचुअल भारत जो है वो फिर स्पिरिचुअल भारत को हमको एक्सप्लोर करना है। सो हमको पता था कि हम किसी भी तरह से प्लान बनाएंगे तो वो इधर उधर होने ही वाले हैं, बट हमने एक रॉ आइडिया अपने पास बना कर रखा कि हम किस तरह से कहाँ से जाने वाले हैं। सो सारी प्लानिंग हो जाने के बाद, घर वालों को मना लेने के बाद, मार्च के एंड में हम घर से निकले और सबसे पहले हम गए चेन्नई। तो नासिक में हमने त्र्यंबकेश्वर, अपना जो पहला ज्योतिर्लिंग था वो एक्सप्लोर कर लिया था। उसके बाद हम आए चेन्नई में, जहाँ से हमने सबसे पहले कवर किए पंचभूता टेम्पल्स। तो जब हमने शुरू किया था तो हमको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी। हमारा जो टिकट था वो कंफर्म नहीं था और हमको पता भी नहीं था। हम तो सोच रहे थे यार, हमने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। और जैसे ये प्रॉब्लम आई हमने कहा चलो भाई, हो गई हमारी घर में यात्रा शुरू। और जैसे हम ट्रेन में बैठे सारी चीज़ें मैनेज हो गई। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा माइंडसेट कैसा था? यस, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था कि यस, हम ये चीज़ करने वाले हैं, जो कि लाखों लोगों का सपना रहता है इस तरह से घूमना, और हम वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी फील हो रहा था, साथ साथ एक डर भी लग रहा था कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, किस तरह से हम सारी चीज़ें करने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं। बिल्कुल न्यू थे इन सारी चीज़ों के लिए। एक हफ्ते, 5 दिन, 2 दिन इस तरह से हमने ट्रैवल किया है, बट इस तरह से पूरे लॉन्ग टर्म के लिए निकलना, वो भी 6-7 महीने के लिए, ये पहली बार हम करने वाले थे। तो एक डर भी था, एक्साइटमेंट था, बट वी वर रेडी बिकॉज हम ये चीज़ आखिर में करने वाले हैं। तो अभी तक हम कौन कौन से स्टेट्स कवर कर चुके हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, उड़ीसा, कोलकाता, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये सारी जगह है। उत्तर प्रदेश पहुंचने की भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
हम ट्रेन में बैठे थे कोयम्बतूर की, लेकिन गलत ट्रेन में हम बैठ गए थे और गलत ट्रेन में बैठ करके हम पहुंच गए काशी। काशी पहुंचे तो हमने सोचा कि यार अब पहुंच गए हैं तो काशी एक्सप्लोर कर लेते हैं। काशी में हम कुछ दिन तक रुके, उसके बाद फिर हम वापस अलग जगह के लिए निकल गए। यस, हम बिहार भी गए, बिहार भी हमने एक्सप्लोर किया। गया में गए जहाँ पर महाबोधि टेम्पल है और जहाँ पे भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ गौतम थे वो उस समय जिस समय उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और उसके बाद वह बुद्ध कहलाए, यानी वह जो जाग चुका है। उस पेड़ से पत्ते गिरते हैं और वो पत्ते इतने ज़्यादा सेक्रेड होते हैं कि लोग उनको अपने साथ लेकर के जाते हैं। हम भी वहाँ से कुछ पत्ते लेकर आए, हमने अपने फ्रेंड को भी दिया एक पत्ता। तो ये है जो स्टेट्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो इसी के साथ साथ अभी हमने अपने 12 में से 5 ज्योतिर्लिंग कवर कर दिए हैं, जो कि है रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। तो हाँ भाई, तो ट्रेन जो है वो बिल्कुल हमारे नानी का घर जैसा हो चुका है। अभी तक हमने लगभग 35+ ट्रेन में सफ़र कर चुके हैं एंड 35 है या 35 से ज़्यादा है, बट यस 35 जो है वो काउंट है हमारे पास और 35+ मे भी 40 हो चुकी होगी, क्योंकि पिछले 6 दिनों में हमने लगभग 4 से 5 ट्रेन चेंज की है। ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है हमारे लिए। तो स्टार्टिंग में जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया था तो हम टिकट पहले ही बुक कर लिया करते थे, स्लीपर का टिकट बुक कर लिया करते थे। बट धीरे धीरे करके हमको पता लग गया ट्रेन में जो रहने के हैक्स है, ट्रेन में जो ट्रैवल करने के हैक्स है, वो सारे हमको धीरे धीरे करके पता लग गए। तो अब हम उसी समय ट्रेन का टिकट बुक नहीं करते हैं, अब हमको पता लग गया है तो जाते हैं वहाँ पर, सीधा टिकट लेते हैं। एंड जनरल में ट्रैवल करने के भी अपने हैक्स हैं जो शेयर करेंगे कभी आपके साथ। और दूसरे तीसरे दिन एक नई सिटी में होते हैं, नए तरह के लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खड़ूस भी होते हैं। तो हर एक तरह के मिक्स काइंड ऑफ पीपल हमको मिलते हैं और हर बार सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग तरह की भी सिचुएशन हो जाती है। मेन चीज़ रहती है कि हम उस पर्टिकुलर टाइम में उस सिचुएशन को किस तरह से डील कर रहे हैं। सो ये इस नोमैड लाइफ को जीते जीते हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है कि अब ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर लेती है। और मैक्सिमम जो हम खाना खाते हैं वो हम स्ट्रीट फूड लाइक कहीं पे भी दाल चावल खाना, इस तरह से रोटी मिल गई तो वो हम खाते हैं। वहाँ पर बहुत सस्ता पड़ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको 60, 70, 80, 90 रुपये की थाली पड़ जाएगी और वहीं पर अगर आप ऐसे खाएंगे तो वो 30, 40 रुपये में आपका काम हो जाता है खाने का, जो कि अच्छा है। और खाना अभी तक हम मेंटेन करके चल रहे हैं, 2 टाइम हम खाना खाते हैं, क्योंकि आश्रम में हम रह रहे थे तो आश्रम में रह करके हमको आदत हो गई थी 2 टाइम खाना खाने की। सो यस 2 टाइम हम खाना खाते हैं। मैक्सिमम टाइम हम सोने के लिए या रुकने के लिए जगह प्रेफर करते हैं। मंदिर हो गया, कोई आश्रम हो गया या मठ हो गया, तो हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ जगह पे अलाउ कर दिया जाता है, कुछ जगह पे अलाउ नहीं करते हैं। तो इसी तरह से कहानी चलती रहती है, बट किसी न किसी तरह से हमारा रात को सेफली रहने का हो जाता है। और जब हमारा कहीं पर रहने का नहीं हो पाता है, आज धर्मशाला में रुकने का नहीं हो पाता है, तो रेयर केसेस में हम रूम लेते हैं। वो भी हम रूम जो है इस तरह से ढूंढते हैं कि वो हमको कम से कम रेट में मिल जाए। सो ये इन 100 दिनों में ये ट्रेन के हैक्स, कहीं पर रुकने के किस तरह से हैक्स, ये सारी चीज़ें हम अब तो अच्छी तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं, सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो अब हमको समझ आया इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया इसीलिए नहीं कहते हैं। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, लोगों के रहने सहने का तरीका, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। लगभग आप 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर अगर आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट तरह से लोगों के रहने का, बोलने का और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होने लग जाएगा। नज़र में अगर मैं कहूँगा तो भारत एक संस्कृति का देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ, कल्चर, बहुत तरह के डिफरेंट तरह के कल्चर हैं यहाँ पर। और किसने बनाए हैं ये सब? हमारे महान योगियों, जो ऋषि और साधु संत आए हैं, उन्होंने एक अलग प्रकार की साधना दी है, अलग प्रकार के
ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए जो चीज़ें दी हैं वही बाद में जा कर के कल्चर बन गई है। सो रहने सहने का, खाने पीने का, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। सो अगर आप होटलों में रहोगे, बड़ी बड़ी जगह में रहोगे, तो आप कल्चर को जो है वो डीपली जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो कल्चर को, अगर आपको रियल जो कल्चर है किसी जगह को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, तो वहाँ पर लोकली अगर हम रहें तभी हम उस जगह के कल्चर को जान सकते हैं। ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हमने कर्नाटका में बिताया अपने दोस्त के घर पे। वहाँ पर हमको रह कर के ये सारी चीज़ें पता लगी कि यार लोगों के रहने का तरीका किस तरह से है, खाने का तरीका। साउथ इंडियन कल्चर जो है वो हमने बहुत ज़्यादा डीपली वे में एक्सप्लोर किया वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर रहने में। कर्नाटका के सिद्धारूढ़ स्वामी मठ के पास हमको एक अघोरी बाबा मिले। अघोरी बाबा के साथ हम रहे। इतना लोगों का अघोरियों के बारे में एक अलग ही पर्सपेक्टिव रहता है, भाई मांस खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनके साथ रह करके हमको पता लगा कि वो कितने अच्छे लोग होते हैं। जो उनका रहने का तरीका है, जिससे लोग डरते हैं एक तरीके से, वो उनकी एक साधना का पार्ट है। उनकी जो अघोरियों की साधना होती है वह तामसिक प्रवृत्ति की साधना होती है। अघोरी बाबा थे, उन्होंने हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखा। सुबह के टाइम वो हमारे लिए खाने के लिए लेकर आए। सुबह के टाइम उन्होंने हमारे लिए आमरस, पूरी और बहुत सारी चीज़ें थी वो हमारे लिए खाने के लिए बना करके लेकर आए। तो ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बातें करी। तो यस, शमशान के अंदर रहना क्या होता है हमने ये भी एक्सपीरियंस किया। एक रात हमने शमशान के अंदर बिताई। इट वॉज रियली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। हमको डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा ऑसम भी था। सो फूड का एक्सपीरियंस, यस, साउथ इंडिया, इडली, डोसा, परोठा, सांभर, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस किया। आश्रम में रह रहे थे तो आश्रम में हमने बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट फूड को एक्सपीरियंस किया था। यहाँ पर बाहर आकर भी हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के स्ट्रीट फूड्स हो गए, ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। हमारा जो फेवरेट बन गया था वो था सांभर सादम। यस, महाराष्ट्रियन फूड, केरला का, कर्नाटका का फूड, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जब हम प्रयागराज और काशी पहुँचे, वहाँ पर जा कर के हमने फाइनली रोटी खाई थी। तो रेयरली आपको रोटी खाने को मिलेगी यहाँ पर साउथ इंडिया में, आपको रोटी मिलेगी, लेकिन वो बहुत पतली होती है चपाती। तो वहाँ पर जाकर हमने खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो यस, दिस वाज आवर फूड एक्सपीरियंस। ऑफ लैंग्वेज, तो तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़ा, केरला में मलयालम, बिहार में बिहारी भाषा, काशी में बनारसी, और गोवा में वहाँ पर थोड़ा बहुत मराठी का टच आ जाता है गोवा की भाषा में, उड़ीसा में उड़िया। सो यस, ये सारी लैंग्वेज का जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ज़्यादा मस्त रहा हमारे लिए। भले ही हमको हिंदी या इंग्लिश आती थी, बट लैंग्वेज का थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था। तमिलनाडु में और कर्नाटका में हमने थोड़ा बहुत शब्द सीखे थे, जिसमें खाने को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। सापड़ा, ऊटा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो यस, ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। इंडियन रेलवे का एक्सपीरियंस, सो यस, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ट्रेन में ही सफ़र किया है, अलग अलग स्टेशन का। सबसे ज़्यादा साफ जो हमको स्टेशन दिखा वो दिखा हमको मैसूर स्टेशन, और सबसे लार्जेस्ट जो वर्ल्ड का रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है हुबली में। तो ये डिफरेंट तरह के हमको स्टेशन के एक्सपीरियंस रहे। सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन जो है इंडिया का वो है हावड़ा स्टेशन। तो हावड़ा स्टेशन भी हमको एक्सपीरियंस करने को मिला। तो ये जो जगहें थी हमने एक्सपीरियंस किया। ट्रेन में हमसे लोग मिलते हैं, वो हमारा लगेज देखते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार इतना सारा सामान लेकर के जा कहाँ रहे हो आप लोग। तब हम उनको बताते हैं हम इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, उसका पूरी स्टोरी बताते हैं, और वो लोग एकदम से अमेज हो जाते हैं कि भाई साहब कर क्या रहे हो आप लोग ये, और इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो वो लोग एक ग्लांस में तो ये सोचते भाई साहब कितने अमीर लोग होंगे, इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और कितना ज़्यादा टाइम है इनके पास। तो हम उनको स्टोरी थोड़ी सी डिटेल में बताते हैं, तब उनको पता लगता है कि यस व्हाट वी आर डूइंग। देन वो हमारे चैनल का नाम पूछते हैं। कुछ लोग तो हमारे चैनल का नाम ही ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। कोई बोलता है लोमैर, कोई लोग बोलता है नोमैर।
तो उनको ठीक तरह से बताना पड़ता है या उनको बताना पड़ता है कि यार ये हमारे चैनल का नाम है। तो अगर आपको हमारे चैनल का नाम ठीक तरह से पता है या दिख पा रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। सो डिफरेंट वेदर का एक्सपीरियंस। ओके, तो तमिलनाडु में जब हम थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। केरला की तरफ आए, बहुत ज़्यादा गर्मी। मुन्नार बहुत ज़्यादा ठंड। कोची फिर ज़्यादा गर्मी। और धीरे धीरे करके ऐसे जब भी हम कहीं पे जाते थे ठंडा गरम इस तरह से लगा रहता था। कर्नाटका में हम पहुँचे, वहाँ पे ठंडा था। और फिर ऊपर की तरफ आए तो ठंडा गरम इस तरह से लगा रहता है। बट बॉडी इस तरह से फ्लेक्सिबल इतनी हो चुकी है अभी तक ट्रैवल करते करते, तो ऐसा नहीं होता कि हमको मोशन सिकनेस हो जाए या हमारी तबीयत ख़राब हो जाए। तो इतना ज़्यादा तो अच्छा हो चुका है हमारे साथ। तो साउथ इंडिया को समझा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्नाटका में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्लेसेस मिलेंगे जहाँ पर आपको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो यस, बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया को लेकर के बोस्ट करते हैं कि यस वी आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, द कोल्डेस्ट प्लेस। बट देर आर ऑल्सो प्लेसेस इन इंडिया, स्पेशली इन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग सकती है, जैसे कि मुन्नार हो गया, ऊटी हो गया और कुर्ग हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, स्पेशली जो जुलाई से जून जुलाई अगस्त का टाइम होता है, जिस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उस समय टेम्परेचर ऐसा रहता है कि वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 1 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। तो यस, कहीं ठंडा है तो कहीं गर्म है। यही मेरे भारत की कहानी है, इसी में तो विविधता है। तो ये साधना, देखिए कुछ भी किसी भी तरह की सिचुएशन हो जाए हमारे साथ, कहीं भी हम रहे, लेकिन साधना हमारी कभी स्किप नहीं होती है। स्पेशली मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि हमारी साधना बिल्कुल भी स्किप ना हो। तो कहीं पर भी हम पहुँचे, सबसे पहले शांभवी करना, मेरा रहता है शून्य करने का 2 टाइम। सो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके हम रखते हैं। साधना करने का एक फ़ायदा ये है क्योंकि हम कंटिन्यूसली एक चीज़ को किए जा रहे हैं और हम एक चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस चीज़ से एक चीज़ सीखी है कि किस चीज़ को, किसी भी टास्क हो गया है, कोई भी चीज़ हो गई, इसको प्रायोरिटी किस तरह से दी जाए। सो प्रायोरिटी देना फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, साधना ने हमको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है कि सिचुएशन कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है हमारे साथ कि बॉडी पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी है, माइंडसेट पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, लेकिन साधना करते हैं और सारी चीज़ें दोबारा से ठीक बिल्कुल एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ में भी आप अगर चाहें तो योग और साधना इस एस्पेक्ट को लेकर आइए, क्योंकि आपको सिर्फ, हमको तो ये ट्रैवल करने में भी मदद कर रहा है, नॉर्मल लाइफ में भी मदद करता है, लेकिन आपको ये नॉर्मल लाइफ में और ह्यूमन एवोल्यूशन के पीक तक इवॉल्व होने में आपको हेल्प करेगा। मैं अगर एक्सपीरियंस बताऊं, 2-3 दिन से ठीक तरह से साधना नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हम कंटिन्यूसली ट्रेन में थे। उसके बाद आज जा कर के मैंने बहुत अच्छे से साधना की, सूर्य क्रिया, सूर्य शक्ति, शक्ति चालना, शांभवी, चैंटिंग, तो ये सारी चीज़ें आज की तो एकदम से इतना ज़्यादा पुनर्जन्म जो होता है वो सारी चीज़ें फील हो रही थी। ये चीज़ देख करके मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई और फील हुई कि यार जो कोई किसी भी तरह की साधना नहीं करता है, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, वो लोग अपना जीवन किस तरह से बिता रहे होंगे। वो लोग तो लाइफ को जो एक्सपीरियंस करने का एक तरीका होता है, दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस लाइफ प्रॉपरली और फुल्ली। तो यार एक ही जन्म मिला है, कर दो, कुछ तो कर दो। तो लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझको शांभवी में इनिशिएट हुए हुए, और यस आई कैन से विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे आई डिड माई साधना। चाहे कितनी भी ख़राब सिचुएशन क्यों ना रही हो, चाहे तबीयत ही ख़राब क्यों ना रही हो, या कितनी भी ऐसी सिचुएशन क्यों ना रही हो जहाँ पर साधना करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट किसी न किसी तरह से आई मेड इट। तो यस, साधना कभी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में वो कितना ज़्यादा वर्क कर रही है, वो आपको कहाँ पर लेकर जा रही है। ये चीज़ आप तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब आप किसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए होंगे। आपका माइंड इतना साफ चलेगा, आपका सोचने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा कि आप
आपको खुद फील होगा कि यार सुपर ह्यूमन वाली एबिलिटीज़ तो नहीं आ गई हमारे अंदर। वीडियोस में, पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा फैंसीफुल लगता होगा, बहुत ज़्यादा लगता होगा यार ट्रैवल कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें, बट एक्चुअली बताए तो यार बहुत ज़्यादा कभी कभी बॉडी ब्रेकिंग हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार क्या कर रहे हैं, चल छोड़ना, घर वापस चलते हैं। बट फील होता है कि यस हमने स्टार्ट किया है और स्टार्ट किया है तो इसको फिनिश करना है। कर्म यात्रा, कर्म का मतलब आखिर क्या होता है कि आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। सो यस वी आर जस्ट ट्रैवलिंग। स्टार्टिंग में हमारे बहुत ज़्यादा गोल्स थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट दिस जर्नी इटसेल्फ बिकेम साधना फॉर अस। कई तरह का, कई सारी चीज़ों में हमारा जो ईगो है वो क्रश डाउन हुआ है। कई सारी तरह से हम सोचा करते थे लोगों के बारे में, जगह के बारे में, वो सारी चीज़ें हमारी इस तरह से ब्रेक हुई है जैसे कि एक शीशा टूट जाता है, ग्लास क्रश हो जाता है। सो यस दिस इज़ कर्म यात्रा। सो लाखों लोगों का सपना जीना कैसा लगता है, मज़ा भी आता है, डर भी लगता है, थ्रिलिंग भी रहता है, लेकिन वो डर कुछ ऐसा नहीं होता है, वो डर डराने वाला नहीं होता है, वो डर एक थ्रिल देने वाला डर होता है। डर ने हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया है, हमको अपनी खुद की एबिलिटीज़ फील होने लग गई है। ऐसा फील होता है कि यार ये अगर हमने कर दिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो असली आत्मा है, जो भारत को असली में बनाया गया है, वो हमारे महान योगियों, ऋषियों, संतों, साधुओं, परमहंसों, इन सभी ने जो कल्चर सेट किए हैं, इन सभी ने जो रहन सहन जीने का तरीका सेट किया है, वो एक्चुअल में भारत है। जो भारत के रूट्स हैं वो इसके योगिक कल्चर, इसके स्पिरिचुअल कल्चर के अंदर रिसाइड करते हैं। अगर आप भारत को देखेंगे, आप नेताओं लोगों को देखेंगे या इन सभी, तो ये लोग भारत को भले ही बना ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये भारत का नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन जब भी इस तरह से कुछ ना कुछ होने वाला होगा, तब भी कोई ना कोई एक योगी आएगा, सारी चीज़ें ठीक कर देगा और ये सारी चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी। सो यस, लेकिन एक बात जानने वाली है जो कि हमेशा दिमाग के अंदर रहनी चाहिए कि किसी पॉलिटिशियन ने भारत नहीं बनाया है, भारत बनाया है तो यहाँ पे रहने वाले योगियों, साधु संतों ने भारत को बनाया है। कर्म यात्रा ने हमारे कंफर्ट जोन को भी बहुत ज़्यादा ब्रेक किया है। सो कंफर्ट जोन में अगर आप रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के बाद ही एक्चुअल ग्रोथ होती है। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी एक रेलवे स्टेशन पर सो रहा हूँगा, तो ये अपने आप में एक एक्चुअल में एक ग्रोथ है बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि जिसको बिस्तर छोड़ के कहीं पे नींद नहीं आती थी, सोने का मन नहीं करता था, वो एक्चुअल में एक रेलवे स्टेशन पर सो रहा है, वो भी बिना किसी हेज के। सो इट्स रियली अ ग्रोथ फॉर अस, फॉर मी। देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट कर्म यात्रा। इन नक्शल 100 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 11 स्टेट्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक की एक वीडियो में कवर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है सारी चीज़ें बताने का। तो स्लोली वी विल बी शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस मोर एंड मोर। आगे आने वाली वीडियो में, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता है क्या बोलने वाले हैं। जय श्री राम।